साल था 1946। आज़ादी और बंटवारे से ठीक एक साल पहले का भारत, जब भविष्य पूरी तरह अनिश्चित था। तब देश कौन चला रहा था? अंग्रेजों के जाने और एक नए राष्ट्र के जन्म के ठीक बीच में एक अस्थायी सरकार ने बागडोर संभाली थी। आज हम उसी सरकार की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसा प्रयोग जिसने आगे चलकर भारत और पाकिस्तान दोनों का भविष्य तय कर दिया। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये अंतरिम सरकार आखिर थी क्या, इसकी शुरुआती शक्ल कैसी थी, और फिर मुस्लिम लीग के आने से सब कुछ कैसे बदल गया। हम ये भी जानेंगे कि कौन से बड़े नेता किन किन पदों पर थे, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस छोटी सी सरकार का हमारे इतिहास पर इतना बड़ा असर क्यों पड़ा। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट आखिर थी क्या। सोचिए जरा, सदियों के ब्रिटिश राज के बाद ये सरकार एक पुल की तरह थी, आज़ाद भारत की तरफ ले जाने वाला एक पुल। इतिहास में ये पहली बार हो रहा था जब भारतीयों का एक पूरा का पूरा मंत्रिमंडल देश चला रहा था। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि ये सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण की दिशा में एक बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक कदम था। इस सरकार की पूरी कहानी को हम दो जरूरी तारीखों में देख सकते हैं। पहली, 2 सितंबर 1946, जब ये सरकार बनी। तब इसमें लगभग पूरी तरह से कांग्रेस का ही दबदबा था। और फिर ठीक 2 महीने बाद भी नहीं, 26 अक्टूबर को राजनीति ने एक जबरदस्त करवट ली, जब मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने का फैसला किया। और इस एक फैसले ने सत्ता का पूरा खेल ही बदल दिया। तो अब जरा देखते हैं कि इस ऐतिहासिक मंत्रिमंडल का पहला स्वरूप कैसा था, जब इसकी बस शुरुआत ही हुई थी। देखिए, शुरू में मुस्लिम लीग ने इस सरकार का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था, और इसका नतीजा ये हुआ कि पहले 2 महीनों तक देश का जो भी प्रशासन था वो लगभग पूरी तरह से कांग्रेस के विजन के हिसाब से ही चला। उस शुरुआती दौर में सत्ता की चाबी थी कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं के हाथ में, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हीं तीनों ने सबसे जरूरी मंत्रालयों को संभाला और सरकार की शुरुआती नीतियों और उसकी दिशा को एक आकार दिया। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। सरकार में मुस्लिम लीग की एंट्री हुई। उस दौर की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही थी, और जब मुस्लिम लीग ने सरकार में शामिल होने का फैसला किया तो ये सिर्फ कुछ नए मंत्रियों का शपथ लेना भर नहीं था। नहीं, ये भारत के राजनीतिक भविष्य और सत्ता के समीकरण को हमेशा के लिए बदलने वाला एक कदम साबित हुआ। मुस्लिम लीग ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अपने 5 सदस्यों को नॉमिनेट किया, सिर्फ 5, लेकिन ये 5 सदस्य सरकार के अंदर का पूरा पावर बैलेंस बदलने वाले थे। तो चलिए अब अंदर झांकते हैं और इस बदली हुई कैबिनेट के सदस्यों को और उनके विभागों को जरा विस्तार से देखते हैं, जैसा कि हमें उस समय के दस्तावेजों से पता चलता है। तो सबसे पहले कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे नेहरू जी ने विदेश मामले संभाले। पटेल ने गृह और सूचना जैसा शक्तिशाली मंत्रालय अपने पास रखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खाद्य और कृषि विभाग देखा, और जॉन मथाई ने उद्योग विभाग का जिम्मा लिया। आगे देखें तो जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय मिला, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा और CH भाभा को ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव हुआ। मुस्लिम लीग के बड़े नेता लियाकत अली खान को वित्त जैसा शक्तिशाली विभाग दिया गया, जो आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वो मिश्रण और भी साफ दिखने लगता है। मुस्लिम लीग के अब्दुल रब निश्तर को डाक और वायु विभाग मिला, तो वहीं कांग्रेस के आसफ अली और C राजगोपालाचारी ने क्रमशः रेलवे और शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय संभाले। और यहाँ पर एक बहुत ही मजेदार चीज है। अगर आप जरा ध्यान से देखें तो इस दस्तावेज में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक नाम को काटा गया है और फिर दूसरा नाम लिखा है। ये छोटा सा बदलाव हमें दिखाता है कि पर्दे के पीछे कितनी जबरदस्त सौदेबाजी चल रही होगी। आखिरकार ये विभाग मुस्लिम लीग के गजनफर अली खान को सौंपा गया। और इस लिस्ट के आखिर में है गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, और जोगेंद्रनाथ मंडल कानून मंत्री के रूप में। जोगेंद्रनाथ मंडल की स्थिति अपने आप में बहुत अनोखी थी, क्योंकि वो एक अनुसूचित जाति के नेता थे जिन्हें मुस्लिम लीग ने कानून मंत्रालय के लिए नामित किया था। तो अब जब हमने सारे मंत्रियों और उनके विभागों को देख लिया है, सवाल ये उठता है
कि आखिर ये सरकार इतनी जरूरी क्यों थी, इसका महत्व क्या था। देखिए, इसके कई कारण थे। सबसे पहला तो ये कि ये भारत का पहला मंत्रिमंडल था। समझ लीजिए कि आने वाले नेताओं के लिए शासन चलाने का एक ट्रेनिंग ग्राउंड था। दूसरा, ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सत्ता साझाकरण का एक बहुत ही तनाव भरा प्रयोग था, जो ये दिखा रहा था कि दोनों का साथ मिलकर काम करना कितना मुश्किल है। और सबसे जरूरी बात, इसी सरकार के ढांचे और अनुभव से स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान की पहली सरकारें निकली। ये भविष्य की नींव थी। अंत में हम कह सकते हैं कि ये एक छोटी सी लेकिन ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण सरकार थी। ये आज़ादी की दिशा में एक जरूरी लेकिन चुनौतियों और मुश्किलों से भरा हुआ कदम था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सत्ता साझाकरण का ये छोटा और मुश्किल प्रयोग, इसने भारत और पाकिस्तान के भविष्य के लिए कैसी विरासत छोड़ी? क्या इसने बंटवारे को और तेज कर दिया, या फिर ये एक साथ रहने का, एक अखंड भारत का आखिरी मौका था? इस सरकार की विरासत आज भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में महसूस की जा सकती है।